Hello everyone, welcome to Dot Study. This is Neelam Kathat presenting you first part of the static GK series, and in this video I'll be covering the following topics. So these are the topics, ठीक है, और इनके जितने भी सब टॉपिक्स होंगे उनमें से आई बी कवरिंग 2 or 3 क्वेश्चन इन ईच पार्ट ऑफ द सीरीज, ठीक है, ताकि एट द एंड ऑफ द सीरीज आपके ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन सब टॉपिक से रिलेटेड वो आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर आप सारे पार्ट्स इस सीरीज के देखते हैं तब। ओके, चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो मैं इसमें 2 से 3 क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इस पार्ट में डालूंगी, 2 से 3 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी, ठीक है, सो दैट कि एट द एंड ऑफ द सीरीज आपको सारे क्वेश्चंस ये धीरे धीरे कर कर याद हो जाएंगे। अगर आप एक साथ कोलेट कर कर सारा इंफॉर्मेशन एक साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा, नो मैटर आप कोई सी भी ट्रिक से उसको पढ़ें, ठीक है, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके एक बारी में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा और बोरिंग भी नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, सो लेट्स गो एंड क्रैक योर एग्जाम विद डॉट स्टडी। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी नोट के साथ। Okay, so the very first question on your screen is where is Ranthambore National Park situated? So Ranthambore National Park कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है राजस्थान का जिसको कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, जिनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है और मैं इन्हें फटाफट से बता देती हूँ। पहला है क्योलादियो घाना नेशनल पार्क, ठीक है, दूसरा है सरिस्का नेशनल पार्क, फिर है डेजर्ट नेशनल पार्क और फिर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क और दरा हिल्स नेशनल पार्क, ठीक है, ये दोनों ही नाम है इसके, ठीक है। तो अब एक बारी देख लेते हैं कि इसको ध्यान कैसे रखना है। इसका मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, चाहे तो आप उस ट्रिक से इसको ध्यान रख सकते हैं, अदरवाइज जिसको ऐसे ही याद हो जाए तो वेल एंड गुड है, ठीक है। सो वो ट्रिक है रणभूमि में सर नहीं कटने देंगे, चाहे कोई भी लड़े उनमें राजस्थानियों का डर रहेगा, ठीक है। तो आप चाहे तो वीडियो पॉज कर कर इसे पहले लिख लीजिए या पहले समझ लीजिए, ठीक है। सो रणभूमि का रन मैंने यहां से लिया है, ठीक है, सर नहीं कटने देगा सर मैंने यहां से लिया है, चाहे कोई भी लड़े, कोयलादियों का कोई भी लड़े मैंने बनाया है, ठीक है, उनमें राजस्थानियों का डर रहेगा, तो डर मैंने दरा हिल नेशनल पार्क से लिया है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, रणभूमि में सर नहीं कटने देंगे, चाहे कोई भी लड़े उनमें राजस्थानियों का डर रहेगा, ठीक है। तो इस लाइन से आप ये आराम से चारों के चारों नेशनल पार्क्स को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और रही बात डेजर्ट नेशनल पार्क की, तो वो तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं क्योंकि डेजर्ट से इजीली आप जब भी आप डेजर्ट सुनते हैं तो आपको राजस्थान नाम जो है वो स्ट्राइक करता ही है माइंड में, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, मैं फटाफट से वो बता देती हूँ। जैसे कि डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो कौन से नेशनल पार्क से एसोसिएटेड है या रिलेटेड है, तो आपको डेजर्ट नेशनल पार्क बताना रहेगा और जो कि कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। और जैसे कोयलाडियो घाना नेशनल पार्क है तो इसको केवला देव भी बोलते हैं, केवला देव, ठीक है, हिंदी में, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, ये एक रामसर साइट भी है, ठीक है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसको पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता था, ठीक है, और ये कोयलाडियो घाना नेशनल पार्क एक बर्ड सेंचुरी है जो कि बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको माना गया और रामसर साइट इसको माना गया है, तो ये इंपॉर्टेंट ही होगा, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान में एक और लेक है जो बहुत ही फेमस है, वो है सांबर लेक, ठीक है। तो सांबर लेक जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट सेलाइन लेक है, ठीक है, तो मैं इसका नाम भी यहाँ पर लिख दे रही हूँ, सांबर लेक, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, so the next question on your screen is the Constitution of India framed by. So the right answer is Constituent Assembly, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 कमिटीज बनाई गई थी जिनमें से एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी थी और उसके हेड कौन थे, उसके चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, मैं वो आपको फटाक से बता देती हूँ। पहला ये कि पहली बार फॉर्मल डिमांड किसने की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, स्वराज पार्टी ने, ठीक है। सो स्वराज पार्टी ने पहली बार फॉर्मल डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किस पर्सन ने ये आइडिया पुट किया था, उन पर्सन का नाम है एम एन रॉय। ठीक है, सो एम एन रॉय का ये आइडिया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान का एक स्कीम था। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान था जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सके। ठीक है, तो कभी कभार ये मिशन भी पूछ लेते हैं कि कौन सा मिशन था, कैबिनेट मिशन प्लान था जिसकी स्कीम के अंडर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हेल्प से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। And the next question on your screen is, which revolt is known as First War of Indian Independence? So the right answer is Revolt of 1857. ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है हिस्ट्री का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ब्रिटिशर्स ने इस वॉर को, जिस वॉर को हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं, सॉरी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं, इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ब्रिटिशर्स ने लेबल किया था सिपॉय म्यूटिनी के नाम से। ठीक है, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के दो नाम है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये इंडियंस के लिए, और ब्रिटिशर्स ने इसको सिपॉय म्यूटिनी का नाम दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। And the next question on your screen is, where is Vikram Sarabhai Space Center located? So the right answer is Thiruvananthapuram. ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी विक्रम साराभाई। ठीक है, तो विक्रम साराभाई कौन थे? विक्रम साराभाई जो है उनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, और विक्रम साराभाई जो है वो इंडियन फिजिसिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, जिन्होंने इनिशिएट किया था स्पेस रिसर्च को और न्यूक्लियर पावर को डेवलप किया था इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा विक्रम साराभाई को पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड्स भी दिए गए हैं। ठीक है, और अभी 30 दिसंबर को ही इनकी 49th डेथ एनिवर्सरी भी बनाई गई थी। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी 49th डेथ एनिवर्सरी थी 30 दिसंबर को। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी ले सकते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके तो ये है ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एंटी डिफेक्शन लॉ? द राइट आंसर इज 10th शेड्यूल। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं और पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो हमने 52nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट ये थी, और ये राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट इस बिल को लेकर आई थी। ठीक है, ताकि वो डिफेक्शन को कर्ब कर सके। पहले क्या होता था कि जितनी भी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली उसके लेजिस्लेचर्स जो है वो पार्टी को बदलते थे, जिसकी वजह से काफी क्रियोस क्रिएट होता था। ठीक है, तो इसी क्रियोस को कर्ब करने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जो कि हमारे कौन से शेड्यूल में है? 10th शेड्यूल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। And the next question on your screen is, what is the maximum strength of Lok Sabha? So the right answer is 552. ओके, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इस पे ध्यान देना है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की? 552। ठीक है, अब इसका बाइफिकेशन कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, 530 सीट्स जो होती हैं इसमें से वो स्टेट के होती हैं। ठीक है, बाकी की 20 सीट्स जो है वो होती है यूनियन टेरिटरी की, और बाकी बची 2 सीट्स जो है उनको प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और मैक्सिमम सीट अगर हम बात करें किस स्टेट के पास है, तो यूपी के पास है, और यूपी के पास मैक्सिमम सीट है 80। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज में से बात करें तो मैक्सिमम सीट किसके पास है? वो दिल्ली के पास है। ठीक है, और वो कितनी है? 7। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी ध्यान रखनी है। और लोकसभा, लोकसभा को और क्या बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल और लोअर हाउस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हाउस ऑफ पीपल और लोअर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, एक मैंने लिख दिया है, एक आप लिख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
And the next question on your screen is, who was the first Indian to travel to space? So the right answer is राकेश शर्मा. ठीक है, राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो कि जिन्होंने ट्रेवल किया था स्पेस में. ठीक है, इन्होंने 7 days 21 hours और 40 minutes स्पेंड किए थे स्पेस में. और इनसे रिलेटेड एक फेमस किस्सा भी है. इंटरव्यू के टाइम पर इंदिरा गांधी जी ने पूछा था राकेश शर्मा जी से कि आपको स्पेस से इंडिया कैसा दिखता है, तो उसके रिप्लाई में इन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. And the next question on your screen is, where is Narora Atomic Power Station situated? So the right answer is उत्तर प्रदेश. ठीक है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है. ओके, और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है. ठीक है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन. और सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के? योगी जी, योगीनाथ इज द चीफ मिनिस्टर. ठीक है, और कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. And the next question on your screen is, who proposed the preamble before drafting committee of constitution? So the right answer is जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, तो किसने प्रपोज किया था? जवाहरलाल नेहरू ने. ठीक है, सबसे पहले उन्होंने प्रेजेंट किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. उन्होंने फॉर्मली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था, जो कि बाद में फाउंडेशन बना हमारे प्रियम्बल का. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है. ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसने प्रेजेंट किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं किसने प्रपोज किया प्रियम्बल को ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने. ठीक है, तो दोनों का ही आंसर जवाहरलाल नेहरू रहेगा. ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी चेयरमैन थे. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे, और यूनियन पावर कमेटी के भी चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे. ठीक है, तो जिसमें भी यूनियन आएगा वो दोनों ही कमिटीज के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Okay, so the next question on your screen is, which is the oldest dance form in India? So the right answer is भरतनाट्यम. भरतनाट्यम जो है वो ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है इंडिया का. ठीक है, और ये एक क्लासिकल डांस है जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है. ठीक है, तो टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं. दो दो करके मैंने सारे पार्ट्स में डाला हुआ है ताकि आपको याद हो जाए और एक साथ याद भी ना करना पड़े. ठीक है, उसके अलावा ये जो साइड में लिखे हैं कुमी, कोलाटम और कवाड़ी, ये तीनों ही फोक डांसेस हैं तमिलनाडु के से एसोसिएटेड. ठीक है, तो आपको क्लासिकल डांसेस तो 8 के 8 याद करने ही है. बाकी फोक डांसेस में जो इंपॉर्टेंट है खाली मैंने उनको वीडियो में डाला है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which article is associated with impeachment of president? So the right answer is article 61. ठीक है, सो आर्टिकल 61 जो है वो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है. इम्पीचमेंट मतलब क्या होता है? इम्पीचमेंट मतलब है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, तो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 61. ओके, सो दो ही मेथड है रिमूव करने के प्रेसिडेंट को. या तो अगर प्रेसिडेंट वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, वो वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तब उसे रिमूव किया जा सकता है. या फिर सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट को. ठीक है, तो इन्हीं दो केसेस में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पॉसिबल है. ओके, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट को, ट्रू और फॉल्स, या फिर क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है? तो भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है. अगर वो रिमूव कर सकता है, अगर प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस में, जो कि आर्टिकल 71 के अंदर बताई गई है, उनमें इन्वॉल्व होता है, तो सुप्रीम कोर्ट रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट को. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. And the next question on your screen is, which is the largest state of India in terms of area? So the right answer is Rajasthan. ठीक है, मैप देखने से आपको इतना इजीली नहीं पता चलता होगा कि लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है. ठीक है, बट आपको अब से ध्यान रखना है कि राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया. ओके, और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है मैं बता देती हूँ. सेकंड लार्जेस्ट है मध्य प्रदेश. ठीक है, थर्ड नंबर पर आता है फिर महाराष्ट्र, और फोर्थ नंबर पर आता है यूपी, उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको. अब राजस्थान के सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत. ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. एमपी के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान. ठीक है, और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे. ओके, और यूपी के सीएम कौन है? योगी जी. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करें
तो सबसे बड़ा स्टेट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का है, सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट कौन सा है? यूपी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है? सिक्किम की, ठीक है, तो इसको भी आप सेपरेटली लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। And the next question on your screen is, who is the father of Green Revolution? So the right answer is MS Swaminathan, ठीक है। सो इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसे बोला जाता है? MS स्वामीनाथन को, ठीक है, इनका पिक्चर भी है, ठीक। बट अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन नॉर्मन बोरलो को, ठीक है, मैं उनका नाम यहाँ पर लिख रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, नॉर्मन बोरलो, ठीक है। तो इनको इंटरनेशनल लेवल पर फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है। नॉर्मन बोरलॉ को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, सो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया पूछा है या वर्ल्ड वाइड लेवल पर पूछा है, इंटरनेशनली पूछा है, ठीक है। अगर इंडिया पूछा है तो MS स्वामीनाथन, और अगर वर्ल्ड लेवल पर पूछा है, इंटरनेशनल लेवल पर पूछा है तो नॉर्मन बोरलॉ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। And the next question on your screen is, where is Biju Patnaik International Airport located? Okay, I'm reading it again. Where is Biju Patnaik International Airport located? So the right answer is Odisha. उड़ीसा के अंदर बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक, ठीक है। ओके, और उड़ीसा की बात की है तो उड़ीसा से रिलेटेड एक, उड़ीसा जो है वो बैटल ग्राउंड था, फेमस वॉर कलिंगा वॉर, जो कि द ग्रेट अशोका ने लड़ा था, ठीक है, वो उड़ीसा में ही लड़ा था, ठीक है। फेमस कलिंगा वॉर जो है वो द ग्रेट अशोका ने उड़ीसा में ही लड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। And the next question on your screen is, which is the longest dam in India? So the right answer is Hirakud Dam, ठीक है। हिराकुद डैम जो है वो महानदी रिवर के ऊपर बिल्ड किया है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये मैंने लॉन्गेस्ट कहा है, लार्जेस्ट नहीं कहा है। लार्जेस्ट डैम कौन सा है इंडिया का, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। And the next question on your screen is, where is Pulicat Lake situated? So the right answer is Andhra Pradesh. Pulicat Lake कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश के कोरामंडल कोस्ट पे ही है पुलिकट लेक लगून, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया का आफ्टर चिलिका लेक। ओके, ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ब्रैकिश वाटर मतलब होता है जो कि सलाइन होता है देन द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर से ज्यादा सलाइन होता है, बट इतना सलाइन नहीं होता जितना सी वाटर होता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। सो फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट जो ब्रैकिश वाटर लगून है वो कौन सा है? वो चिलिका लेक है, ठीक है, मैं नाम यहाँ पे लिख रही हूँ, चिलिका लेक है। और सेकंड नंबर पर आती है पुलिकट लेक, ठीक है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है, ठीक है, तो दैट इज पुलिकट लेक, और जो कि कहाँ सिचुएटेड है? आंध्र प्रदेश में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। And the next question on your screen is, the movement of Indian Muslims, the Khilafat movement, was led by, so the right answer is शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ठीक है, ये दोनों ब्रदर्स थे। तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, वेयर इज लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल सिचुएटेड? सो द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में तिरुमाला हिल्स के ऊपर है ये, इसीलिए इसको तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, तिरुपति बालाजी के नाम से भी इस टेम्पल को जाना जाता है, ठीक है। और ये रिचेस्ट हिंदू टेम्पल है इन द वर्ल्ड, ठीक है, ध्यान रखना है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, रिचेस्ट हिंदू टेम्पल है इन द वर्ल्ड। ओके, और इसका जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो द्रविडियन है। ओके, तो अभी कोरोना के टाइम पर डोनेशंस की जब बात चल रही थी टेम्पल्स में से, तो भी टेम्पल्स काफी ज्यादा न्यूज में थे, तो ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी समझ लीजिए या स्टैटिक जीके भी समझ लीजिए, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। And the next question on your screen is, which is the driest place in the world? So the right answer is Atacama Desert in South America. Okay, so ये driest desert है या ड्राइस्ट प्लेस है वर्ल्ड में, ठीक है, एटाकामा डेजर्ट। और एटाकामा में ऐसी काफी लोकेशंस है जहां पर कहीं डिकेड से रेनफॉल नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा ड्राइस्ट प्लेस है अर्थ का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीमैट अकाउंट?
सो द राइट आंसर इज डीमेट्रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट का फुल फॉर्म क्या है? डीमेट्रियलाइजेशन अकाउंट। उसके अलावा कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, एनआरआई अकाउंट। ठीक है, चाहे तो वीडियो पॉज कर ये लिख भी सकते हैं, या आप 2 से 3 बार सुनेंगे तो भी याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हिच स्टेट इज रिलेटेड टू कुचिपुड़ी डांस? सो द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगेन कुचिपुड़ी जो है वो एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, ठीक है, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं, जैसे विलासिनी नृत्यम और कोलाटम। ठीक है, कोलाटम तमिल में भी था और कोलाटम यहाँ पर भी है, फोक डांसेस, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं आंध्र प्रदेश के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, and the next question on your screen is what type of bank account are the best for everyday transaction? So the right answer is current account। ठीक है, डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए करंट अकाउंट जो है वो बेस्ट होते हैं। ठीक, इसमें आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं पैसों को। ठीक है, और ये ज्यादातर बिजनेसमैन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हिच इज द ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया? ओके, सो द राइट आंसर इज रानीगंज कोलफील्ड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट कोलफील्ड कौन सा है इंडिया का? रानीगंज कोलफील्ड है। ये ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया था ये वाला कोलफील्ड। ठीक है, कोल माइनिंग यहाँ पर स्टार्ट करी थी इस कोल फील्ड में, तो ये इतना पुराना है। 1774 में फर्स्ट टाइम हमने कोल माइनिंग शुरू करी थी। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है इससे रिलेटेड, वो मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है ऑस्ट्रेलिया और यूएसए को। ठीक है, और वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर बन गया है बिहाइंड चाइना। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कौन है? चाइना, और सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। ओके, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग। ओके, और उमंग जो है वो एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, ताकि इसमें एक सिंगल प्लेटफॉर्म है ये, ताकि आप इसमें सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को एक बारी में एक्सेस कर सके। ठीक है, तो अराउंड 162 गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जो कि आपको सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाती है, जिसका नाम है उमंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड? सो द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं मध्य प्रदेश में, इनफैक्ट सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा हरियाली फॉरेस्ट भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। ठीक है, तो ये सारे कैसे याद रखने हैं, डोंट वरी, ये ज्यादा दिख रहे होंगे, बट मैं इनको याद करने का ट्रिक आपको बता दूंगी, आप ध्यान रख पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले कान्हा, माधव और बंधव। ठीक है, अगर आपको पता होंगे तो ये तीनों ही नाम जो है वो कृष्ण भगवान से रिलेटेड है। कान्हा और माधव तो आपको पता ही होंगे, माधव का ही राइम है बंधव, तो इसको भी आप ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो कान्हा, माधव और बंधव कृष्ण भगवान जी के नाम से याद हो जाएंगे, वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तीनों ही नेशनल पार्क उनके नाम के। उसके बाद ये तीनों जो है वो आपको कैसे ध्यान रखने हैं? 3P से। ठीक है, पेंच, पन्ना और पल्पर, ये आपको 3P से ध्यान रखने हैं, ये तीनों ही नेशनल पार्क। ठीक है, फिर बचा आपके ये दोनों फॉसिल वाले दोनों नेशनल पार्क्स भी कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर ही है। और जैसे मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, तो आपको ये वन विहार वाला भी ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वन आ रहा है, वन मतलब फॉरेस्ट। ठीक है, हिंदी में, तो आप इनको ऐसे ध्यान रख लेंगे। और बाकी बचा आपका सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा की पहाड़ियां, सतपुरा हिल्स जो है वो भी है मध्य प्रदेश में, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ओके, और बाकी बचा संजय नेशनल पार्क। तो ये तो आपको दोनों अलग से याद करने ही है, एक पेंच नेशनल पार्क और एक ये संजय नेशनल पार्क, क्योंकि ये शेयर्ड है। मतलब ये मध्य प्रदेश के अंदर भी आते हैं और आधा हिस्सा इनका महाराष्ट्र के अंदर भी आता है। ठीक है, तो चाहे आप इसे महाराष्ट्र में याद कीजिए या मध्य प्रदेश में याद कीजिए। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेंगे, ये दोनों ही शेयर्ड है। संजय नेशनल पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के साथ आता है। ठीक है, तो ये दो इंडिविजुअली भी आपको ध्यान रखने हैं। और पेंच नेशनल पार्क इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो जंगल बुक एक स्टोरी है वो इन्हीं इसी नेशनल पार्क से इंस्पायर होकर लिखी गई है। ठीक है, तो पेंच नेशनल पार्क, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है। ओके, कि जंगल बुक की स्टोरी किस नेशनल पार्क से इंस्पायर होकर लिखी गई है, तो वो है पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, और तो ठीक है, बाकी सारे हो गए। ठीक है ना,
कृष्ण भगवान जी के नाम से ये तीनों नाम याद हो जाएंगे आपको नेशनल पार्क के। 3 पीस से ये याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद ये 2 शेयर्ड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सतपुरा हिल्स जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर भी है उसकी रेंज, ठीक है। सतपुरा हिल्स की रेंज मध्य प्रदेश में भी है, तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। बाकी बच्चे दोनों फॉसिल नेशनल पार्क जो है वो अगेन मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो मध्य प्रदेश में है, अच्छे खासा फॉरेस्ट है वहां पर, तो इसीलिए वन विहार नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। चलिए, आप 1-2 बार इसको सुन लेंगे या ऐसे एसोसिएट करके पढ़ेंगे तो ही आप इसको याद कर सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। And the next question on your screen is, which state in India has first ratified GST bill? So the right answer is Assam, ठीक है। जब ये बिल आया था, जीएसटी का बिल आया था, तो उसको पहली बार मतलब सबसे पहले असम ने ये बिल को पास किया था, ठीक है। तो असम की बात करते हैं, तो असम के कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर, ठीक है। और असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल, ठीक है। तो सर्बानंदा सोनोवाल जो है वो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है। और असम की बात करी है तो असम किन 2 चीजों के लिए फेमस है? असम टी के लिए बहुत फेमस है और असम सिल्क के लिए भी बहुत फेमस है। तो टी और सिल्क ये दोनों भी ध्यान रखने हैं। इसके अलावा असम फेमस है वन हॉर्न्ड राइनो के लिए, ठीक है। तो वन हॉर्न्ड राइनो के लिए भी बहुत फेमस है असम। कभी कभी ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा स्टेट जो है वो वन हॉर्न्ड राइनो के लिए फेमस है, तो उसका आंसर क्या होगा? असम, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। And the next question is, which part of Constitution of India deals with Citizenship Amendment Act? So the right answer is part 2, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें कितने आर्टिकल्स है? 5 to 11 आर्टिकल्स जो है उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2020 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे बहुत बात चली थी बिफोर कोरोना, ठीक है। अगर आपको याद हो कितना प्रोटेस्ट चला था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? सो मैं एक बार पढ़ देती हूँ, फिर दे बताएंगे इसमें से कौन सा नहीं है। गाइडिंग अदर बैंक्स, इशुइंग करेंसी, इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये सारे ही फंक्शन है सेंट्रल बैंक के, ठीक है। तो आपको सारे ही रखने हैं। इसमें से पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें से सारे ही जो है वो फंक्शन है सेंट्रल बैंक के, ठीक है। सेंट्रल बैंक कौन सा है इंडिया का? आरबीआई। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। तो शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के गवर्नर हैं, ओके। So that's it for this video. So, and if you want me to cover more such videos, so do let me know in the comment section. Thank you very much.